नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी प्रकार के राज्य कर्मचारी हैं, विधानमंडल के जो एमएलए एमएलसी हैं, उनको जो राज्य सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में अभी कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की बात कही गई थी, उस कैशलेस मेडिकल सुविधा की एसओपी क्या उसके प्रावधान है, किस तरह से वो कार्य करेगी, इस सब के संबंध में एक उसका ऑथेंटिक लेटर सामने निकल के आया है, जिसमें कि ये सारी चीज सारे पॉइंट बताए गए हैं। किस तरह से ये कैशलेस हेल्थ काम का कैशलेस हेल्थ स्कीम जो आने वाली है किस तरह से काम करेगी, तो और किस किस को मिलेगी, क्या क्या प्रावधान होंगे, कितने प्रकार के रोग इसमें कवर होंगे और किस प्रकार से इसको आप अवेल कर पाएंगे, किस तरह से आप इसको प्राप्त कर पाएंगे, क्या ये स्कीम आपको अर्थात शिक्षकों के लिए है अथवा नहीं है, ये सारा चीज इस लेटर के माध्यम से स्पष्ट होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के लेटर अभी सामने निकल के आया है। इस लेटर में स्पष्ट तौर पर लिखा है, बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों एवं आश्रितों को सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारियों को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतरवासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में ये जो स्कीम आई थी उसकी जो स्वीकृति मिली है, स्वीकृति से पहले विभाग अपने स्तर से और लेटर अपने विभाग से मंत्रालय में वो लेटर जाता है जिसमें सारी एसओपी किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या कार्य करना है, सब कुछ लिखा होता है। वही इस लेटर में सारी चीज इसके बारे में लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है। एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, जो हमारे लिए उपयोगी उसको समझेंगे। तो आगे आप वीडियो में देखिए। तो जैसा कि यहाँ पर कहते हैं, ये आगे लिखता है, सबसे पहले तो ये बताता है ये किसके लिए है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा विधानमंडल के सदस्यों एवं उनके आश्रितों, पूर्व सदस्य, पति पत्नी, अखिल भारतीय सेवा में सेवारत पदाधिकारियों, आश्रितों, पेंशनरों, राज्य सरकार के नियमित सरकारी पदाधिकारी और कर्मियों, माननीय उच्च न्यायालय पटना के पदाधिकारी कर्मियों एवं उनके आश्रितों सदस्यों की अंतरवासी चिकित्सा पर व्यय हेतु प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत प्रावधान की जाती है। अब क्या कहता है अगले पॉइंट में, कहता है कि कितने रुपए इसको खर्चा करेगा। कहता है कि राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं पेंशनरों को प्रति माह मेडिकल अलाउंस के रूप में 1000 रुपए मिलता है, जैसा कि आपको सैलरी में 1000 रुपए का अलाउंस, मेडिकल अलाउंस मिलता है। अब तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, वर्तमान में राज्य सरकार के सरकारी कर्मियों, जिसमें कि इंक्लूड है माननीय उच्च न्यायालय पटना के पदाधिकारी और कर्मियों सहित की संख्या लगभग 4,23,000 तथा पेंशनरों की संख्या 4,74,000 आकलित है। अब ये कह रहा है कि वर्तमान में जो बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी अभी कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी संख्या दिया है 7,23,000। यहीं से एक सवाल शिक्षकों के मन में उठ रहा है और पेंशनर जो है वो 4,74,000। अब शिक्षकों के मन में क्या सवाल उठ रहा है कि ये कह रहा है कि बिहार राज्य के अंतर्गत केवल 7,23,000 राज्य कर्मी हैं जिनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन अगर बिहार के अंदर देखा जाए तो केवल शिक्षकों की ही संख्या 6 लाख बताई जाती है। 6 लाख शिक्षक हैं, जिनमें लगभग अब सभी शिक्षक राज्य कर्मचारी हो गए हैं। 10-50 हजार नियोजित शिक्षक बचे हैं। बाकी मोटा मोटी अगर कहा जाए कि 5 लाख से तो 5 लाख तो नियमित शिक्षक जिनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल चुका है वो तो है ही, वो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से, और पुराने वेतनमान वाले शिक्षक और अभी जो नियोजित से विशिष्ट बन रहे हैं उन सबको राज्य कर्मचारी का इन्होंने दर्जा दिया है। अगर इन्होंने उन सबको दर्जा दिया है तो केवल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही शिक्षकों की संख्या 5 लाख है, और अन्य कर्मचारी जो होते हैं उसके उन सबको मिलाकर ही हमको लगता है कि 7 लाख हो जाएंगे। और अन्य विभागों को तो अभी पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तमाम तरह के जो है सभी राज्य कर्मचारी कराते हैं, उन सबको मिला के तो बहुत ज्यादा संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि कर्मियों की संख्या लगभग 7,23,000 ही है। तो अब शिक्षकों के मन में आ रहा है कि क्या हम इससे वंचित रह जाएंगे, क्या हमें राज्य कर्मचारी नहीं है? नहीं, यहां पर सरकार फंसने वाली है। अगर वो हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दी है तो हम इसमें इंक्लूड हैं, अगर नहीं होगा तो इसके लिए कोर्ट में आप जा सकते हैं। अब जब पूरी तरह से पूरा एसओपी सामने आएगा तब उसमें शिक्षकों के लिए शिक्षक विभाग से क्या निर्देश आता है वो उस टाइम पर स्पष्ट होगा कि हाँ हम इंक्लूड हैं कि नहीं है। अभी के लिए इतना है कि हम राज्य कर्मचारी हैं, हम इसमें इंक्लूड हैं। चलिए आगे के पॉइंट देखते हैं। आगे के पॉइंट में कहता है कि ये चौथा पॉइंट जो है, चिकित्सा पर व्यय भुगतान हेतु कर्मियों राज्य नियमित पदाधिकारियों अपने स्तर से समय अस्पताल किया जाता है। ठीक है, ये कोई वो वाला नहीं है। फिर इसमें देखिए यहां तक हो गया। इसके बाद यहां से देखिए इसका जो मुख्य स्वरूप है यहां से चालू होता है पॉइंट नंबर 6 से। अब क्या कहता है, अंतरवासी चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति के सरलीकरण के निमित्त कैशलेस सुविधा की प्रदान किए जाने हेतु योजना का स्वरूप निम्नवत होगा। अब ये जो स्कीम आने वाली है इसका स्वरूप कैसा होगा, क्या क्या होगा, ये यहां से स्पष्ट होगा। सबसे पहला पॉइंट कहते हैं, यह योजना बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना, बिहार गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कही जा सकेगी। मतलब इसका नाम बीजीएचएस होगा। बीजीएचएस माने बिहार गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। फिर दूसरे पॉइंट में कहता है, इस योजना
इस योजना के अधीन लक्षित समूह निम्नवत होंगे। क्या होंगे? पहला होगा बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्य तथा उनके आश्रित कौन कौन शामिल होंगे, ये देखिए इसमें स्पष्ट कर रहा है। बिहार विधानमंडल मतलब एमएलए और एमएलसी, तमाम एमएलए और एमएलसी जितने भी हैं, चाहे वो अभी वर्तमान में हैं या रिटायर्ड हो गए, वो इंक्लूड हो गए। दूसरे पॉइंट में कहता है खामे कि बिहार राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं उनके आश्रित पारिवारिक पेंशन, जितने भी बीपीएससी के माध्यम से जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं बीपीएससी के माध्यम से, और जो यूपीएससी के माध्यम से जो बिहार के अंदर कार्यरत हैं जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी रैंक के, वो सभी इसमें इंक्लूड हो गए। तीसरा पॉइंट कहता है कि राज्य के सेवानिवृत्त पदाधिकारी और कर्मियों, माननीय उच्च न्यायालय पटना के पदाधिकारी कर्मियों सहित पति पत्नी, और इसमें कौन है? राज्य के कर्मचारी और पदाधिकारी। कर्मचारी राज्य कर्मी मतलब जो कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी शिक्षक हों, और गृह विभाग के गृह विभाग के कर्मचारी पुलिस वाले हों, या अन्य विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं, एक मतलब कि आपके क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक के सारे जो बिहार राज्य में कार्यरत हैं वो सब कर्मचारी। फिर कहता है राज्य सरकार के सेवारत कार्यों एवं उनके आश्रित पारिवारिक पेंशन। फिर अगला पॉइंट कहता है यह योजना लक्षित समूह के सदस्यों के लिए ऐच्छिक होगी, कालांतर में उनके द्वारा इस योजना के लिए अलग से विकल्प उपलब्ध होगा। फिर अगला कहता है पांचवें पॉइंट में ऐच्छिक, ये देखिए चौथे पॉइंट में लिखा है कि यह योजना लक्षित समूह के लिए सदस्यों के लिए ऐच्छिक होगी, मतलब कुछ ऐसे भी विभाग होंगे, ऐसे भी लोगों का ग्रुप, ऐसे कर्मचारियों का ग्रुप बनाया जाएगा जो कि लक्षित समूह होंगे, और उनके लिए योजना ऐच्छिक होगी। ऐच्छिक मतलब अगर वो चाहे तो इसको अवेल करें, टिक करें हाँ मुझे चाहिए, और अगर नहीं चाहेंगे तो वो ना कर सकते हैं, अपने ऊपर उनके डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है शिक्षक को इसी में रख दिया जाए कि शिक्षक अगर चाहे तो ले सकता है, अन्यथा नहीं चाहे तो नहीं ले सकता है। अब लक्षित समूह में किसको रखेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। फिर देखिए पांचवें पॉइंट में कहता है इस योजना के अधीन लक्षित समूह के सदस्यों की सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल, सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पतालों कैशलेस चिकित्सा सुविधा अधिकतम दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। गैर सीजीएचएस एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गैर सूचीबद्ध अंतर्वासी चिकित्सा की स्थिति में प्रतिपूर्ति की जाएगी। कहते हैं कि इसका कैसे काम होगा, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इसका किस तरह से काम होगा। यहाँ पर देखिए आईटी एवं प्रशासनिक अवसंरचना इसका कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो कहते हैं इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक उत्कृष्ट कोटि का पोर्टल विकसित किया जाएगा। जिस तरह से आयुष्मान भारत का एक पोर्टल है, उसी तरह से इसका भी एक अलग से पोर्टल बनेगा और उसका स्टेट डाटा सेंटर में संधारित रहेगा। पोर्टल के माध्यम से कैशलेस कार्ड हेतु सदस्यों की सूचीकरण, अस्पतालों का सूचीबद्ध किया जाना, चिकित्सीय दावों का निस्तार, कैशलेस कार्ड निर्गत किया जाना, योजना के क्रियान्वयन हेतु अमान्य घटकों का निष्पादन किया जाएगा। अब कह रहा है कि इसके लिए जिस तरह से आप ये समझिए, जिस तरह से आयुष्मान भारत कार्ड काम करता है, उसका पोर्टल कार्य करता है, सेम उसी के तर्ज पर ये बीजीएचएस का एक नया पोर्टल बनेगा, उसके तहत एक नया कार्ड बनेगा जैसे आयुष्मान का बनता है, और सारी प्रक्रियाएं जिस तरह से आयुष्मान में होती हैं उसी तरह से इसमें भी की जाएंगी। लेकिन यहां पर युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। यहां पर कहता है इस योजना के संचालन हेतु मानव बल की आवश्यकता का आकलन कर अलग से पद की सृजन की जाएगी। आपको पता है कि अगर ये सब कार्य होगा, इसके लिए मानव बल तो चाहिए काम करने वाले, इसके लिए अलग से जितने भी पद होंगे आकलन करके उसकी वैकेंसी भी आएगी, मतलब कुछ पदों पर नई नियुक्तियां भी होंगी, भर्तियां भी होंगी। अब देखिए इसका कैसे पोषण होगा। तो वित्तीय पोषण में ये बताते हैं कि वर्तमान में बिहार सरकार के सेवारत सेवानिवृत्त कर्मियों पदाधिकारियों को प्रतिमाह 1000 रुपए दिया जाता है, जैसा कि आपको पता है। अब जब इस स्कीम को अगर कोई लेता है तो उसमें क्या होगा, इस योजना के अधीन चिकित्सा भत्ता की 90% राशि की कटौती की जाएगी तथा शेष 10% राशि उन्हें मिलती रहेगी। योजना संचालन हेतु कटौती की गई राशि इस निमित्त निर्धारित तिथि से संधारित होगी। मतलब अभी जो आपको 1000 रुपए मेडिकल अलाउंस मिलता है तो उससे 90% माने 900 रुपए काटा जाएगा, और ये 900 रुपए इस आपके बीजीएचएस कार्ड के लिए जो बनेगा उसमें जाएगा। बाकी 100 रुपए इसके बाद भी आपको अलाउंस के रूप में मिलता रहेगा। 900 रुपए कटेगा जो कि आपके हेल्थ स्कीम में जाएगा, और 100 रुपए अभी भी आपको मिलता रहेगा। फिर आगे क्या कहता है, सेवानिवृत्त कर्मी पदाधिकारी, यहां देखिए कहता है सेवानिवृत्त राज्य कर्मी पदाधिकारी माननीय उच्च न्यायालय पटना इस योजना के सदस्य बनने हेतु 1 माह की पेंशन की एक मुश्त राशि जमा करनी होगी। अब इसमें कंडीशन दिया है, जैसे जो इन सर्विस हैं, जो भी कर्मचारी और पदाधिकारी, उनको तो उनके मेडिकल अलाउंस से 90% कटेगा, माने 900 रुपए कटेगा। लेकिन जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको कैसे ये अवेल होगा, तो उनसे 1 महीने की पेंशन उनकी जमा कराई जाएगी। जैसे कोई शिक्षक अगर रिटायर्ड है तो उनकी 1 महीने की अगर उनको ये सुविधा चाहिए तो 1 महीने की पेंशन इस बीजीएचएस कार्ड स्कीम के तहत उनसे जमा कराई जाएगी इस कार्ड में, उसके बाद उनको वो कार्ड जनरेट होगा। फिर कहता है इस योजना प्रारंभ किए जाने के समय इस योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि का निधि दी जाएगी। मतलब इसको संचालित करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार के द्वारा 100 करोड़ का अलग से फंड जनरेट दिया जाएगा।
अब देखिए 10वें पॉइंट में कहता है, इस योजना के संचालन हेतु विहित प्रावधान में संशोधन, स्पष्टीकरण, अस्पतालों का सूचीकरण, पोर्टल का निर्माण, कैशलेस कार्ड का निर्गमन, चिकित्सीय हेतु पैकेज एवं दर की अधिसीमा, रोगों का वर्गीकरण, एम्बुलेंस, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, उक्त आवश्यक तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए योजना के लागू होने की तिथि एवं योजना के अन्य घटकों के संबंध में दिशा निर्देश एवं एसओपी स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग द्वारा परामर्श से निर्गत किया जाएगा। मतलब जितने भी प्रकार का इस स्कीम को चालू करने से पहले जो भी तैयारियां करना है, उसके लिए क्या क्या कार्य करना है, उसके लिए एक अलग से एसओपी आएगी, मानक आएगा। और ये स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग दोनों आपस में चर्चा करके एक नई एसओपी बनाएंगे, किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या करना है, किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो सब एक अलग से दी जाएगी। फिर कहता है 11वें पॉइंट में, द्वितीय न्यायिक वेतन अनुशंसा, चलिए इसको छोड़िए, ये तो आपसे संबंधित नहीं है। इस तरह से इसके अब अंत में कहता है, इसका समरी दे रहा है यहाँ पर, अतः प्रस्ताव है कि बिहार विधान मंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित, अखिल भारतीय सेवा में सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारी तथा उनके आश्रित, राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों कर्मियों, माननीय उच्च न्यायालय पटना के पदाधिकारी कर्मियों सहित उनके आश्रित पेंशनधारी राज्य कर्मी पति पत्नी का पारिवारिक पेंशन को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा कैशलेस सुविधा प्रदान किए जाने की नियोजित स्वीकृति दी जाए। तो ये जिस दिन स्वीकृति आई थी उससे पहले ये लेटर लिखा गया था विभाग के द्वारा मंत्रालय को, वही ये लेटर है। इसमें स्पष्ट हो गया किस तरह से काम करेंगे। तो मुख्य मुख्य बातें इसमें ये हैं कि ये जो है तो ये सभी को मिलेगी। शिक्षकों के मन में आ रहा था कि जब इसमें केवल यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 लाख ही कर्मचारियों की बात की गई है, तो शिक्षक की संख्या 6 लाख कैसे, अगर उन्होंने हमें राज्यकर्मी माना है तो उनको देना पड़ेगा, वो देंगे। कैसे होगा, तो आपका मेडिकल अलाउंस जो 1000 रुपये अभी कट रहा है उसका 90% कट जाएगा, मतलब 900 रुपये कटेगा, जो कि बीजीएचएस में जाएगा। बीजीएचएस इसी स्कीम का नाम होगा, बिहार गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, और बाकी 100 रुपये आपके खाते में ये अलाउंस अभी भी आता रहेगा जब से भी स्कीम लागू होगी। और इसमें सबसे पहले जिस तरह से आयुष्मान भारत के तहत अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग चीजें स्पष्ट की गई, दरें निर्धारित की गई कि इस रोग के लिए इतना ही इसका स्कीम के तहत फंड दिया जाएगा, उसी तरह से इसको भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। सभी प्रकार के रोगों के लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट की जाएगी कि हार्ट के रोग के लिए इतना फंड, इतने तक की दवाई करा सकते हैं, ये दवाई इतना, तो हर एक चीज का कैटेगराइज करके वो एकदम स्कीम बनाएंगे, उसी तरह का पोर्टल बनाएंगे। यूं समझिए कि जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई गई है, उसी तरह से ये राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को उसी का लगभग कॉपी होगा, मान के चलिए लगभग उसी तरह से ये कार्य भी करेगा, सेम उसी तरह से। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और जब भी ये स्कीम लागू होगी तो सबको मिलेगी, धैर्य बनाए रखना है। अगर यहाँ से नहीं मिलेगी कोर्ट से मिलेगी, क्यों? क्योंकि हम राज्य कर्मचारी हैं, तो हमें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए और हम लेके रहेंगे। आई होप आपको सारा इसका पॉइंट समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आप चीजें समझ में आई हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।